अरे मंजिलें तो कब से हाथ फैलाए खड़ी है, उन्हें तो बस तुम्हारी रवानगी की ज़रूरत है। बस तुम इतना याद रखना मेरे दोस्त, ये वो राह है जिसमें तुम्हारी दीवानगी की ज़रूरत है। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली के पावन अवसर पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको ढेर सारी कामयाबी दे, इंसानियत आपके अंदर बनाए रखे और आपको बहुत बेहतर से बेहतर, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाए, ऐसे ही मैं दुआएं करता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि एक रियलमी के सेट पे है, जिसमें मोबाइल के अंदर जब भी कभी आपके पास ऐसा केस आता है कि मोबाइल लोगो आके बंद हो जाए, चाहे चार्जर लगाओ और लोगो आके बंद हो जाए, या फिर बैटरी लगा के पावर की प्रेस करके लोगो आके बंद हो जाए, तो ऐसे प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व आउट करना होता है, ऐसे प्रॉब्लम कहाँ से होता है, क्या क्या जिम्मेदार होता है, पूरा डिटेल में समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश की है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। वैसे मेरे कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही इसके अंदर डिटेल दी जाती है, इसलिए मेरे वीडियो हमेशा बड़े हो जाते हैं, लंबे होते हैं। मैं कोई भी चीज़ों में गहराई में जानने में मानता हूँ। कोई शॉर्टकट में, कोई शॉर्ट में फॉल्ट बताने में मुझे अंदर से ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ को शॉर्टकट बताता हूँ या फिर उसके अंदर कोई चीज़ हाइड रख देता हूँ। ऐसा चीज़ नहीं होता है, इसलिए वीडियो लंबा होता है। तो जो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप स्किप कर कर के थक जाएंगे, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। आपको अगर डिटेल चाहिए, गहराई में जानना है चीज़ों को, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो है, तो आपके पास अगर अच्छे से टाइम है तब आप ये वीडियो देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में कभी भी अगर आपके पास टाइम मिले तो अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से चीज़ों को चेक किया जाता है, कितनी डिटेल होती है, कितना गहराई होता है। दोस्तों, आजकल मार्केट के अंदर शॉर्टकट का ज़माना है। टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोथ होती जाती है, इतनी चीज़ें डीप में जाती होती है, लेकिन आज टेक्नीशियन जो है उसने उसका उल्टा चीज़ कर दिया है। टेक्नोलॉजी बहुत ही ग्रोथ होने लगी है और लोगों को बहुत ही स्पीड से, जल्दी से आज सीखना है। किसी को आज पेशेंस नहीं है और इस वजह से बहुत लोग इस मार्केट में, इस लाइन में रहते हुए अपाहिज हो जाते हैं। मतलब कि चीज़ों को जानते नहीं हैं, फिर दूसरे का सहारा लेना, किसी को बताना कि कोई पसंद आने लगेगा, कोई दूसरा एक आपको बुरा होना लगेगा। ये सारा चीज़ें, ये चीज़ है कि लोग आज शॉर्टकट का सहारा लेता है। आज शॉर्टकट में आपका प्रॉब्लम कोई एक मोबाइल का है, वो सोल्व तो हो जाता है, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपका उसमें अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब अगर आप मोबाइल फील्ड में है और आप मोबाइल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ों को गहराई में जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद हमें ये बिजनेस में अपना फ्यूचर है आजमाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को गहराई में जानना ही, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। अगर किसी की दुआओं से या आपकी अच्छाइयों से अगर ऊपर वाला आपको कामयाब बनाना चाहता है, तो ये सबसे पहले एक अच्छे लीडर को मिलाता है, अच्छे टीचर को मिलाता है, अच्छे उस्ताद को सबसे पहले आपको मिलाता है और वहाँ से आपकी कैरियर की शुरुआत करता है। तो अच्छा लीडर मिलना, अच्छा डायरेक्शन देने वाला आदमी मिलना भी एक ऊपर वाले का करम होता है, तब जाके ही मिलता है। अदरवाइज आज इतने मार्केट में एडवर्टाइज का ज़माना है, इतना शॉर्टकट, इतना लोग फंसाने वाले मार्केट में है कि उसके अंदर आप फंसते ही जाते होते हैं। वरना आज के ज़माने में एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला टीचर मिलना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो शॉर्टकट का ज़माना है। लोग अपने मतलब से
कोई भी किसी के पैसे कमाने के मतलब से किसी को शॉर्टकट में कोई भी चीज़ें मार्केटिंग करवा के अपने दूसरे का बहुत सारा नुकसान कर देता होता है। तो ये ज़माने में इतनी सारी जो एक दूसरे की तरफ खिंचाव करके जो चीज़ें रियलिटी नहीं होती है ऐसा बताते हुए भी मार्केटिंग की जाती है और लोग उसमें फंसते जाते हैं। रियलिटी अगर देखा जाए तो इस फील्ड के अंदर जो समझना है इस चीज़ों को, तो कोई शॉर्टकट चीज़ नहीं है। कभी भी 10 दिन 15 दिन 1 मंथ में कभी भी कोई आदमी इस फील्ड को समझ ही नहीं सकता है। ये एक टीचर के अंदर अगर हुनर है, सालों से वो काम करता है, तो उसके अंदर हुनर है कि ये 1 मंथ में या 15 दिन में या 10 दिन में वो कोई भी चीज़ को डिटेल में बता सकता है। लेकिन जिसको समझना है उसके अंदर उसके कैचअप पावर, इतना मेमोरी का आईक्यू पावर नहीं होता है कि ये इतना जल्दी से ऐसी चीज़ों को जो पूरा फिज़िक्स को समझ ले। तो चीज़ें ऐसी होती है कि शॉर्टकट में मत जाइए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। आपको कोई अच्छी चीज़ें बताने वाला ढूंढिए और फिर आप अपना फ्यूचर इसके अंदर आजमाइए। आपके लिए पूरा लाइफ पड़ा है आपके करियर बनाने के लिए, लेकिन करियर में बेस्ट बनाने के लिए पहले आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इतना बड़ा सर्किट हार्ड नहीं है जो हम उसको ना समझते हुए बना लेते हैं। मोबाइल फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है कि जिसके अंदर कोई अगर टेक्नीशियन सिर्फ हैंड स्किल अपना कवर कर लेता है तो भी पैसे कमा सकता है, नाम कमा सकता है। लेकिन जो माइंड स्किल है, जो ट्रेसिंग का हिस्सा है, वो अगर वो नहीं सीख पाता है या वो अपना क्लियर नहीं करता है तो पैसे तो ज़रूर कमाता है, रिपेयरिंग तो अच्छा करता है, लेकिन उस रिपेयरिंग में वो मज़ा नहीं होती है। क्योंकि उसको जब ट्रेसिंग की बात आती है तो यूट्यूब का सहारा लेना या बोर्नियो का सहारा लेना या किसी को पूछ लेना, दूसरों के इशारे पे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर फ्यूचर में आपने अगर माइंड स्किल डेवलप कर लिया, अगर आपने ट्रेसिंग डेवलप कर लिया, तो आप बहुत बेहतर से खुद से कोई फॉल्ट को है वो समझ सकते हैं। माइंड स्किल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आपके हाथ में है तो हैंड स्किल आप एनी टाइम कभी भी खुद से ट्राई करके सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो ट्रेसिंग सीखने में होता है और ट्रेसिंग को जानने में होता है। सिर्फ वो लाइन उधर गई ऐसे अगर जानना है तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज बोर्नियो जैसे टूल है उसमें सब लाइनें बता ही दी जाती है कि कौन सी लाइन कहाँ किससे कनेक्ट होती है। ऐसे स्केमेटिक है, ऐसे बोर्नियो है, बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बिटमैप है, ये सारी चीज़ों में आपको ऐसी डिटेल मिल ही जाती है कि कैसे कैसे कौन से सेक्शन में कौन सी लाइन इसके अंदर है। लेकिन मेन बात है सिर्फ लाइनें देखना ही एक नॉलेज नहीं होता है। लाइनों को जानना, लॉजिकों को समझना, इंटरप्टों को तो समझना, ये चीज़ कि कौन से टाइम पे कौन सा इंटरप्ट, कौन सा रीसेट, कैसे रीसेट काम करता है, किस तरह से पल्स बनता है, कौन से टाइम पे पल्स बनता है, ये पल्स सही है या ये पल्स गलत है, उसकी वेव फॉर्म को समझना, ये सारा चीज़ होता है। उसका टाइमिंग को समझना, ये चीज़ होता है, उसको कहा जाता है डिटेल। तो डिटेल जानने के लिए अगर आपके भाग्य में अगर ऊपर वाले ने अच्छा चाहा तो ये ज़रूर किसी एक अच्छे टीचर से वो मिलवाता है। आपको कोई फ्यूचर में अच्छा टीचर मिल जाता है तो ये नहीं होता है कि आप कामयाब हो जाते हो। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने वाला एक कोई चाहिए। मेहनत तो आपको ही करनी होती है। जब कभी कोई एक टीचर को समझने वाला एक स्टूडेंट मिल जाए और एक स्टूडेंट को समझाने वाला एक टीचर मिल जाए तो ही स्टूडेंट का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपके कैरियर में कोई अगर आपको भटकाने वाला मिल जाए, शॉर्टकट वाला मिल जाए, तो फिर आप अपना कैरियर है वो अच्छा नहीं बना सकते हैं, या तो फिर आपको उस कैरियर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए, अगर आपका उस्ताद, आपका गुरु, आपका टीचर की जैसी सोच होती है वैसे है इसके अंदर उसके स्टूडेंट बनते हैं। अगर एक टीचर के अंदर इंसानियत है, टीचर के सोच अच्छी है, तो उसके सारे स्टूडेंट की सोच भी अच्छी होती है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचरों की कॉपी करते होते हैं। तो
आपको फ्यूचर में एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एक इंसानियत के नाते एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाओ, आपके अंदर एक इंसानियत बनी रहे। सिर्फ बिजनेस नॉलेज ही कोई काफ़ी नहीं होता है, आपके अंदर एक इंसानियत भी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर से ही आपको मिल सकता है। तो आप एक बेस्ट टीचर को पहले ढूंढिए जो आपको अच्छे से गहराई में, डिटेल में कोई भी चीज़ को समझा सकता है, तो आप कुछ फ्यूचर में अच्छा कुछ कर सकते हो। लेकिन आजकल मार्केट में अगर देखा जाए तो हमारे फील्ड में लाखों लोग हैं, लाखों में से हज़ारों लोग आज मोबाइल के मदरबोर्ड में हैंड स्किल के वजह से काम करते हैं। बाकी के सब लोग कॉम्बो डिस्प्ले ये सब करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग जो ट्रेसिंग जानते हैं, ट्रेसिंग को अच्छे से समझा सकते हैं, समझते हैं। तो ट्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है, जल्दबाजी में ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ये जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड है उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आप अपने फ्यूचर के लिए सबसे पहले आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाए, जिसको आप गहराई में समझ के एक एक चीज़ को है वो रिपेयर कर पाओ डिटेल में, ताकि हम कस्टमर के बोर्ड को हिट एंड ट्राई करके वो बदल दिया, वो निकाल दिया, ये कर दिया, ऐसा ना करके प्रॉपर वे में जहाँ भी फॉल्ट है उसको ही जाने, उसको ही समझे, हम कभी तुक्का ना लगाए। ये सारा चीज़ें आपके एक सही टेक्नीशियन का साइन होता है, एक सही टेक्नीशियन के अंदर ये चीज़ होती है। तो अगर आप इस तरह से बहुत डिटेल में, गहराई में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत डिटेल में कोई भी चीज़ को समझाया जाता है। हर एक चीज़ में कोई में शॉर्टकट चीज़ नहीं होती है। मोबाइल के A to Z सेक्शन बहुत डिटेल में बताया जाता है। बेस मोबाइल से लेके 5G मोबाइल के में जो आजकल मार्केट में 5G लोगों को हार्ड लग रहा है, एक एक सेक्शन को बहुत इजी वे में, एक एक डिटेल के साथ, एक एक लॉजिकल सर्किट के साथ बहुत डिटेल में बताते हैं। प्रोग्रामिंग हो, चाहे UFS का प्रोग्रामिंग हो, वो भी बहुत डिटेल में, हैंड स्किल में डबल डेकर, डबल लेयर और ड्यूल बोर्ड जो मार्केट के अंदर आज आता है, वो भी यहाँ आपको पूरा डिटेल के साथ बताया जाता है। और आईफोन भी हमारे एंड्रॉयड क्लास के अंदर आईफोन भी पूरा डिटेल में बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एंड्रॉयड का क्लास अलग है और आईफोन का अलग है। दोनों में अगर देखा जाए तो कोई अलग चीज़ नहीं है। आप अगर अलग करना चाहते हो तो अलग है, बाकी मोबाइल फील्ड में जहाँ जब तक मेरा मानना है ये सारा चीज़ एक ही है। और हम यहाँ सारी चीज़ें बताते हैं, आईफोन भी करके बताते हैं, एंड्रॉयड भी करके बताते हैं, आईफोन का भी सब सेक्शन सेम कंपेयर करते हैं हमारे एंड्रॉयड के साथ। तो कोई चीज़ें अलग नहीं होती है। बाकी मार्केटिंग के लिए, पैसे कमाने के लिए आप ये सारा चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए, वैसे भी ये वीडियो बहुत केस स्टडी लंबा है और इसमें भी मैंने बहुत सारी बातें की है। बस आज कितने दिनों के बाद एक मन हुआ कि आपके साथ कुछ बातें की जाए, तो इस वजह से कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर कभी और भी बातें करेंगे। तो चलिए, आप वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, आपके नॉलेज को कुछ अपडेट कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि हमारे साथ है जुलाई 2024 का जो बेंच है। आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि मेरे पास एक मोबाइल एक कस्टमर ने, मतलब एक टेक्नीशियन ने दिया हुआ है। उसका कहना ये है कि ये जो मोबाइल है उसके अंदर जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो कुछ चार्जर प्लगिंग का लोगो आके मोबाइल बंद हो जा रहा है। जो कि ये मोबाइल है Realme 8i और MT के बेस पे ये मोबाइल है। जब कभी आपके पास ऐसा इश्यू आए कि मोबाइल के अंदर चार्ज लगाने के बाद कोई मोबाइल लोगो पे आके बंद हो जा रहा हो, या पावर की प्रेस करने के बाद
कोई लोगो आके बंद हो रहा हो, कोई बैटरी का सिंबल, कोई चार्जिंग का सिंबल, तो किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, कैसे इसको डायग्नोस करना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से, आज के केस स्टडी के माध्यम से हम उसको समझने वाले हैं। देखिए, कल जब मेरे पास ये मोबाइल आया था, जब मैं इसको टेस्ट किया तो सामने इसके अंदर एक फॉल्ट आया, तो फिर सोचा कि ये आपके सामने ही ये केस स्टडी बनाना है, मतलब आपका थ्योरी के बेस के ऊपर आपका एक एक्सपीरियंस हो जाए, जो हम अगले कितने दिनों से हमारे मोबाइल के अलग अलग सेक्शन हम समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से एक प्रैक्टिकल तौर पे कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कितना इसके अंदर महत्व होता है, इसका आज आपको समझ में आ जाए, इस पर्पज़ से हम इस केस को यहाँ सोल्व करने वाले हैं। मेरा पहले से ही एक बेस रहा है, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, चाहे हमारा क्लास हो, कि मैं कोई भी चीज़ के अंदर शॉर्टकट में या तुक्के से काम करने में नहीं मानता हूँ। मेरा सोच ये है कि कोई भी चीज़ है वो थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड समझते हुए, उसके बारे में बेस समझते हुए हम उसको काम करें। तो यहाँ जो फॉल्ट है, मैंने ऑलरेडी थोड़ा टेस्ट करके फाइंड कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे फाइंड किया, क्या क्या इसके अंदर आपको जवाबदार होती है ऐसे फॉल्ट के लिए, वो सारा चीज़ें हम एकदम बेस से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो ये फॉल्ट इधर से है तो ऐसे कर लो तो इस तरह से हो जाएगा। एकदम बहुत अच्छे से जो चीज़ें जवाबदार है उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे। देखिए, कई बार किस तरह से ऐसे जो मोबाइल होता है, प्रॉब्लम कहीं और होता है और हम रिपेयर कहीं और करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज पूरा प्रॉपर नहीं होने की वजह से चीज़ ऐसी होती है कि हम तुक्का लगाने लगते हैं। जैसे ये जो मोबाइल है Realme 8i, ये मोबाइल का अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में यानी बोर्नियो में अगर आप उसको देखोगे तो इसमें जो फॉल्ट है उसके हिसाब से उसमें कुछ बताया नहीं है। इसमें जो फॉल्ट है उसके हिसाब से उसमें कुछ बताया नहीं है। और YouTube फॉलो करोगे तो भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई है, जो कि इसके अंदर ये फॉल्ट होने के लिए बहुत जगह से ऐसे फॉल्ट होते हैं। तो हम सारा चीज़ें इसके अंदर है वो देखने की, समझने की है, वो कोशिश करेंगे। कई बार इस तरह से होता है कि बहुत सारे डिटेल में हम जब क्लास में जाते हैं, डीप में समझते हैं, एक एक चीज़ को बहुत गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगती है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में जानना चाहता है कि तुरंत फॉल्ट है वो सामने आ जाए। ऐसा ही बहुत सारे YouTube पे मेरे वीडियो है। YouTube में भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो होता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, एक छोटा सा जंपर करना या कोई कंपोनेंट लगाना, उसके लिए भी 1-1 घंटे का जो वीडियो होता है। ये वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगता है और खाली फॉल्ट को देखते हुए इसके अंदर स्किप करके हुए वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि जब तक आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं समझोगे, जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी ऐसे लेवल पे फॉल्ट रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप कोई भी सर्किट को अगर समझना चाहते हैं तो आप उसका बेसिक समझिए। सर्किट क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से इसके अंदर उसको रिपेयर करना है तो पहले आप उसको समझ लीजिए कि हाउ टू वर्क, सर्किट कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से होती है। आज हर कोई टेक्नीशियन को कहीं भी अगर पूछा जाए तो कोई कॉमन सर्किट का कोई एक सर्किट में देख लिया, उस हिसाब से वो दूसरी सर्किट में ऐसा ही चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन वाकई ऐसा होता नहीं है। सर्किट बदल जाती है तो चीज़ें GR, वोल्टेज, ये सब में चेंजेस आ जाता है। तो आपको सर्किटों को बेस समझना है, ICO पे आपको बेस इसके अंदर समझना होता है। तो चीज़ ऐसी होती है कि हम बहुत गहराई में समझते होते हैं, तो बहुत कुछ लोग हैं इस फील्ड से भटक जाते हैं। कहीं ये चीज़
गहराई में नहीं जानना चाहते हैं, शॉर्टकट में जानना चाहते हैं, कोई दूसरों के उधर उधर वीडियो देखना, उधर उधर की बातें करना, ये चीज़ होती है। मैं यहाँ एक कहानी है वो आपको कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा शहर था, उसमें एक आदमी जो भीख मांग के कमाता था, मतलब एक भिखारी था। एक जगह पे जो एक गांव में बाहर एक बंजर ज़मीन होती है, वहाँ वो अपना जगह बनाता है, वहाँ पूरे दिन पड़ा रहता है, कोई आता है देता है खाने, या वो खुद कहीं खाना मांगने जाता है, ये सारा चीज़ें करके एक जगह पे वो बैठता है। करीब करीब 30 साल तक ऐसे ही उसने भीख मांग के खाया, इस तरह से रहा, और जहाँ रहा था वहाँ वो ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया, यानी बंजर ज़मीन थी, उधर उधर की चीज़ें ऐसे लेके पूरा मतलब बहुत ही ज़मीन को इस तरह से बिगाड़ दिया था। तो वो जो 30 साल तक वो ऐसे ही रहा। 30 साल के बाद वो भगवान को प्यारे हो गए, यानी वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद गांव वालों ने मिलके उसके ऊपर जो भी क्रिया करनी होती है वो करी। उसके बाद गांव वालों ने सोचा कि ये जहाँ भी रहता था, ये जगह को इतना गंदा करके उसने ये सब रखा था, तो क्यों ना हम एक बार ये सब क्लीन कर दे, क्योंकि हमें ही यहाँ सब रहना है। तो उस जगह को जब क्लीन कर रहे थे, तो क्लीन करने के टाइम थोड़ा सा ज़मीन अगर उसका उधर साफ़ किया तो नीचे से बहुत बड़ा खजाना मिला। सोने, जवेरात, हीरे, ये सारी चीज़ें अंदर से, बहुत ही लाखों करोड़ों का अंदर से खजाना मिला। तो इससे मतलब ये है कि जो चीज़ है, जो खजाना है, जो सोना है, जो कीमती चीज़ें हैं, वो आपके पास ही है। वो लोग क्या करते थे, बाहर भीख मांगने जाते थे, बाहर ये रोजी रोटी ये सब करने के लिए जाते थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे पास ही इतना बड़ा खजाना है। वो खुद भीतर नहीं देखते हैं, बाहर की दुनिया में उधर उधर इस तरह से घूमते रहते हैं, तो वो कहीं बार सक्सेस इस तरह से नहीं होते हैं। इस स्टोरी से कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो चीज़ है वो बहुत कीमती चीज़ है, आप उसको टाइम वेस्ट मत करिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं भी चीज़ों को समझने के लिए आप उसकी गहराई में जाना पड़ता है, उसको थोड़ा झेलना पड़ता है, तब जाके इसके अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे YouTube के वीडियो हो, जो बड़ी बड़े वीडियो है, तो उसमें बहुत गहराई है, उसको समझना चाहिए, और ऐसे ही समझोगे तो ही इसके अंदर आप ऐसे केसों को हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज़ ये केस हैंडल करना इतना भी इजी नहीं है, वरना अगर कोई समझता है तो बहुत इजी है, नहीं समझता है तो ट्राई इस तरह से करता रहता है। तो चलिए हम आगे इस केस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर रियल में प्रॉब्लम है क्या। देखिए, अभी मैंने इसके अंदर बैटरी नहीं लगाई है, एक बार मैं बैटरी लगा देता हूं। मैंने बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद मैं इसका पावर की प्रेस करता हूं। आप देखना, पावर की प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्या इसका डिस्प्ले पे आ रहा है, आप देखना एक बार। ये मैंने पावर की प्रेस किया, देखिए ऐसे चार्जिंग प्लगिंग का लोगो इसके अंदर आके बंद हो जा रहा है। फिर से एक बार मैं इसके अंदर पावर की को प्रेस कर रहा हूं। लोगो आया ना, लोगो आके इसके अंदर, मतलब चार्जिंग प्लगिंग का लोगो आके बंद हो रहा है। उसका मतलब ये समझ रहा है कि बैटरी एम्प्टी है, मतलब बैटरी नहीं है, ऐसा बैटरी मतलब डिस्चार्ज है, ऐसा ही। इसलिए वो चार्जिंग प्लगिंग, जब बैटरी लो होता है, जिस कोई मोबाइल में बैटरी लो होता है, उस टाइम आप पावर की प्रेस करते हो, और जो इसके अंदर आपको मिलता है वैसे ही एक एरर के तौर पे इस तरह से इसके अंदर मिलता है। देखिए आके बंद हो रहा है इस तरह। अब देखिए इस तरह से लोगो आके बंद हो रहा है। अब मैं एक बार इसके अंदर चार्जर लगाता हूँ मोबाइल के अंदर, ये ऐसा बता रहा है कि बैटरी लो है, ये सिंबल जो आ रहा है ये मतलब बैटरी लो है। अब हम एक बार इसके अंदर चार्जर प्लगिंग करते हैं, और चार्जर प्लगिंग करके हम देखेंगे कि इसके अंदर
इसमें क्या हो रहा है देखिए। तो यहाँ हमने USB टेस्टर है वो ऑन रखा है, ये C टाइप केबल है। जैसे ही मैंने यहाँ प्लगिंग किया, यहाँ कितना करंट ले रहा है आप देखिए, कितना ले रहा है, यहाँ 1 एम्पियर कितना ले रहा है, 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ बैटरी इस तरह से लोगो आके बंद हो रहा है, देखिए ऐसे लोगो ब्लिंकिंग कर रहा है। और अभी यहाँ 0.7 ये स्लिप मोड में गया, 0.7 कंटिन्यू करंट कंज्यूम कर रहा है। उसका मतलब अंदर बैटरी चार्ज हो रही है, अंदर बैटरी क्या है, चार्ज हो रही है। 0.7 कंटिन्यू इस तरह से करंट कंज्यूम इसके अंदर कर रहा है। अब यहाँ इसी कंडीशन में एक बार मैं बैटरी रिमूव करके चार्जिंग लगाता हूँ, या ऐसे ही चार्जर रखते हैं 0.7 करंट कंज्यूम कर रहा है, मैं बैटरी को रिमूव कर देता हूँ। देखिए बैटरी को रिमूव कर, या चार्जर के अंदर करंट लेना क्या हो गया, तो जो भी करंट ले रहा था वो कौन ले रहा था, बैटरी ले रही थी, क्योंकि बैटरी थी तो करंट ले रहा था। बैटरी को रिमूव किया तो करंट कंज्यूम होना बंद हो गया, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। उसका मतलब क्या हो रहा है, बैटरी इसके अंदर चार्ज हो रही है। तो इस तरह से कुछ फॉल्ट है। कई बार हमें लग रहा है कि इसका बैटरी लो है या बैटरी का इश्यू है, तो मेरे पहले भी जिस टेक्नीशियन ने मुझे दिया है उस टेक्नीशियन ने इसका बैटरी है वो चेंज किया है, और इसी बैटरी को रिपेयर करने की कोशिश की है। रिपेयर करने का मतलब क्या है, आजकल मार्केट के अंदर मोबाइल में ऐसे भी फॉल्ट आते हैं कि लोगो आके बंद हो जाना। तो बहुत सारे लोग बैटरी के अंदर एक PTC रजिस्टर होता है, उसको बैटरी को खोल के वो PTC रजिस्टर को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो इस टेक्नीशियन ने यही किया है, जबकि उसका फॉल्ट है नहीं। मेरे YouTube पे उसके ऊपर बहुत डीप में एक वीडियो बताया हुआ है कि जब PTC रजिस्टर का फॉल्ट होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हो, मतलब मल्टीमीटर से। ऐसा नहीं है कि PTC को डायरेक्ट खोल के ही करना है, उसका टेस्टिंग है। तो यहाँ किसी ने ऐसे PTC को डायरेक्ट करके ऐसे टेप वेप लगाया हुआ है, और बैटरी भी दूसरी लगा दी। उसने सब बात किया उसने मुझे कि मैंने बैटरी है वो दूसरा लगा के देख लिया है, इस बैटरी के PTC को भी डायरेक्ट करके देख लिया है। तो और मैंने भी चेक किया, बैटरी का वोल्टेज भी सही है और बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम आपके हिसाब से कहाँ हो सकता है, इसके लिए अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो अभी इसके अंदर है, चार्ज लगाने के बाद बैटरी एम्प्टी जैसा यहाँ आ रहा है, मतलब कुछ एरर टाइप का, तो आपके हिसाब से इसमें हमें क्या क्या लाइनें चेक करनी चाहिए, किसी को आइडिया आ रहा है? इसमें बैटरी के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आता है? बैटरी आईडी, जी, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल। सबसे पहले तो हम यही टेस्ट करेंगे कि इसका बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल है वो सही है कि नहीं। और आपका बात सही है, वहाँ से भी ऐसा फॉल्ट होता है, बैटरी आईडी से भी हो सकता है, बैटरी थर्मल से भी इस तरह से हो सकता है। तो हम एक बार इसका बैटरी आईडी और थर्मल का सर्किट देखते हैं कि बैटरी आईडी और थर्मल है वो किस तरह से होता है। पहला प्राइमरी टेस्टिंग ये है कि आपको बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल सर्किट को आपको टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ कोई एक टेक्नीशियन का मुझे ज़रूरत पड़ेगा जो अपने हाथ से यहाँ टेस्ट करे और हम सर्किट को समझे। तो कौन इसमें यहाँ आ सकता है? जी, कोई एक टेक्नीशियन इधर आ जाइए। जी, आ जाइए। जी, आपका एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल राज़िक है, मैं MP बैजुल से आया हूँ। जी, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए और ये मोबाइल अभी उधर रखिए। देखिए, सबसे पहले हम ये जो मोबाइल है हमारा कौन सा मॉडल था? Realme 8i। उसको पहले एक बार बोर्नियो में देख लेते हैं कि बोर्नियो में हमें उसका थर्मल और आईडी, बैटरी कनेक्टर का थर्मल और आईडी लाइन का डायरेक्शन किस तरह से उसने बताया है, नहीं बताया है। तो उसके लिए हम सिस्टम को पहले ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये बोर्नियो स्कीमेटिक ओपन किया हुआ है। इसमें ये जो इसका मॉडल नंबर है ये हमारा
Realme 8i है और ये Realme 8i का चार्जर का डाटा है। इसके अंदर बैटरी कनेक्टर देखिए, यहाँ बैटरी कनेक्टर के ऊपर कुछ डिटेल है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर बोर्नियो में ऐसा थीम है कि उन लोगों ने जो जो चीज़ें ड्रॉ की है, जो जो लाइनें बताई है, उस कलर को यहाँ बता दिया है। तो उसने चार्जर सॉल्यूशन में USB DM, USB DP, V बस, V बैट और VPH V पावर, इतनी लाइनों को इसने हाईलाइट किया हुआ है। तो बैटरी कनेक्टर का थर्मल और ID लाइन इसमें हाईलाइट नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका बैटरी कनेक्टर है। तो एक बार बैटरी कनेक्टर के अंदर इसमें DM DP V बस और ये बैटरी कनेक्टर में यहाँ खाली एक प्लस लाइन को आगे V बैट लाइन बताई है, बाकी लाइनें इसके अंदर नहीं बताई। तो मतलब बोर्नियो से, उसके हार्डवेयर सॉल्यूशन से हमारा काम बनने वाला नहीं। वैसे भी मदरबोर्ड देखते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर एक बार देखते हैं कि मदरबोर्ड हमें क्या ये बता सकता है। तो आप मदरबोर्ड कैमरा की स्क्रीन पे इसका यहाँ बैटरी कनेक्टर रखिए। ये अभी हमारा बोर्ड है, मदरबोर्ड। देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक थर्मल है, एक ID है। कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। तो बोर्ड को देखते हुए तो हम ऐसे भी नहीं देख सकते हैं कि इसका लाइन किधर है, किस तरह से क्या है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताया नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताया नहीं है, और इधर यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो एक रास्ता है इसका चेक करने का, समझने का, जो कि है वो उसका बिट मैप। बिट मैप मतलब हमारे बोर्नियो के अंदर, इसके अंदर ये इसका बिट मैप दिया हुआ है। इस बिट मैप में हम बैटरी के प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो वो लाइन कहाँ गई, ID पे क्लिक करेंगे तो कहाँ गई, इसके ज़रिए आप उस लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। तो कुछ लाइनें मैं इस तरह से देखा और उसको देखते हुए जो मैंने टेस्टिंग की थी उसको एक बार हम ड्रॉ करके समझते हैं कि इसका बैटरी ID और बैटरी थर्मल सर्किट किस तरह से है। ये Realme 8i, इसमें लगी हुई जो चिप है वो MT के बेस पे है। पावर IC MT 6366 यानी MT 6366 इसका मेन PM IC है। तो आगे मैंने आपको एक MTK का बेस बताया था कि MTK मोबाइल के अंदर बैटरी थर्मल लाइन होती है, वो कौन सी IC से कनेक्ट होती है, किसी को कुछ याद है? MTK बेस पे बैटरी थर्मल किस IC से कनेक्ट होता है? पावर IC से। किस IC से? और उसका ID लाइन किस IC से कनेक्ट होता है? CPU से। तो ये हमारा वो जान पहचान वाला ही बोर्ड है, डरने की कोई बात नहीं है। वो ही है, MTK है। जिस तरह से आपने बेस रखा है कि उसका ID होता है, वो CPU के साथ होता है, थर्मल उसका पावर IC के साथ होता है, तो ऐसा ही कुछ होगा। अगर हमें पावर IC के बेस से थर्मल लाइन को ढूंढना है MTK में, तो हम पावर IC की कौन सी पिन को फॉलो करेंगे? किसी को आइडिया? पावर IC में क्या लिखा होता है बैटरी थर्मल के लिए? क्या लिखा होता है? नहीं, क्या आप क्या बोले जी? बैट ऑन, सही है, बैट ऑन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बैट ऑन। आप अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ कोई भी पता नहीं है, आप पावर IC को टारगेट कर लीजिए। देखिए एक बार पावर IC की कोई पिन पे बैट ऑन लिखा है, ये देख लेते हैं। कहीं पढ़ पा रहे हो? बैट ऑन, ये पिन L12 है, वो उसका मेन थर्मल है। इस पे क्लिक करोगे, ये लाइन जहां भी जाएगी वो लाइन हमारा थर्मल लाइन है।
इसको अच्छे से समझते हैं कि इसका बैटरी थर्मल और आईडी लाइन है वो किस तरह से है। उसके लिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इसमें एक थर्मल लाइन है, एक आईडी लाइन है। मान लीजिए कि ये थर्मल है, ये आईडी है बीच में। उसका अगर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसका जीआर कितना होगा, थर्मल पे जीआर कितना आएगा, आईडी पे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना बोलिए, 1200 से 1500। जी, आपने अभी बताया कि इसका जीआर 1200 से 1500 आता है। किस बेस पे आपने बताया? क्या ये हर एक मोबाइल में कॉमन वैल्यू है? नहीं सर। तो आपने क्या पहले ये सर्किट को रीड करके रखा है, मतलब आपको पता है कि ये सर्किट में कौन से कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, ये रीड करके रखा है? तो आपने किस बेस पे ये बोल दिया कि 1200 1500? मतलब कि अगर एक बोर्ड में हमने जो चेक किया उसी बोर्ड जैसा सब में सर्किट होता तो हम एक बेस मान के चल लेते कि हर एक में इतना है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक सर्किट अलग अलग है, हर एक सर्किट का अपना इंटरनल सर्किट अलग अलग होता है। तो हम ऐसे अंदाज से बोल देते हैं कि 1200 1500, और फिर अगर चेक करेंगे और 1200 1500 आ गया तो आप क्या मान लेंगे? सही मान लेंगे। लेकिन आपको ये कैसे पता था कि यहाँ 1200 1500 था? ये गलत भी हो सकता है, आपने तुक्का लगाया है, सही तो है ये नहीं है, पक्का नहीं है ना, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। तो कभी भी इस तरह से कोई भी सर्किट को ऐसे बोल दिया जाए कि यहाँ क्या जीआर होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अंदाज से हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जीआर इतना हो सकता है। बाकी परफेक्ट बोलना है तो एक बार सर्किट सामने रखिए, मतलब उस सर्किट की प्रॉपर्टी सामने रखिए, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ कि यहाँ का जीआर इतना ही है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ 1500 1200 जीआर होना चाहिए, ये तो तुक्का लगाया। हो सकता है कि होगा, हो सकता है ना भी हो, कुछ अलग भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ की सर्किट को देखेंगे, फिर हम प्रॉपर बता सकते हैं कि यहाँ का जीआर कितना हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ ये पता नहीं है कि इसके ऊपर कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या है, किस तरह से है। तो उस हिसाब से हम ऐसे तुक्के ही लगाते हैं, और ये तुक्के कहीं बार सही हो जाता है, कहीं बार गलत भी होता है। लेकिन एक बड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक सही नॉलेज नहीं होता है तब तुक्का वाला नॉलेज कभी कभी फॉल्टी सर्किट को भी सही मान के उसको स्किप कर देते हो या इग्नोर करते हो, या सही सर्किट को भी रिपेयर करना स्टार्ट करके उसको फॉल्टी बना देते, ये चीज़ होती है। तो एक बार हम इसको प्रॉपर समझते हैं कि इसका सर्किट कैसे है, उसके बाद जो जीआर निकलेगा, जो वोल्टेज निकलेगा वो सही होगा। अभी यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, कैसे आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, ये भी तुक्का लगाओगे, ऐसा ही होगा ना, फिक्स तो नहीं है। कोई अगर आपको पूछे यहाँ कितना वोल्टेज आएगा थर्मल पे, तो एमटी के है तो थर्मल पे 1.8 या 1 वोल्टेज इस तरह से होता है। लेकिन ये एक कॉमन सर्किट है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ अलग हो। एक बार हम उसका थर्मल सर्किट देखेंगे तो सामने समझ में आएगा कि किस तरह से इसके अंदर होता है। तो उसके लिए सर्किट को समझने के लिए हम एक बार यहाँ उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर के अंदर इस 2 पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं। एमटीके में ग्राउंड पॉइंट हमेशा एक सेंसिंग रजिस्टर से ही होता है।
यहाँ एक शंट रजिस्टर होता है 0.05 यानी 0.05 यानी 5 मिली ओम्स का एक रजिस्टर होता है। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, वी बैट रखेंगे। इस पॉइंट को ले लेते हैं वी बैट। उसके बाद हम यहां एक आईसी बनाते हैं, और एक आईसी यहां बना लेते हैं। इसमें ये इसका बैटरी थर्मल लाइन है। थर्मल लाइन को आगे हम लेके जाएंगे। ऐसे, और इसमें यहाँ एक रजिस्टर लगा देते हैं ऐसे। ये रजिस्टर 5.1K का लगाते हैं। कितने किलो ओम्स का? 5.1K। इस लाइन का नाम रहेगा बैट ऑन। और आईसी के अंदर जो लाइन जा रही है, ये लाइन कौन सी थी? L12 नंबर। अभी तो देखा ना, कौन सा पिन? L12। ये क्या लिखा होगा आईसी के अंदर? बैट ऑन लिखा। आईसी का नंबर MT6366। ये हो गया बैट थर्मल, मतलब एक लाइन। अब ये तो इसका सेंसिंग लाइन है। ये जो लाइन है वो उसका वोल्टेज सेंसिंग लाइन है। यहां एक वोल्टेज सेंस किया जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज आया कहां से? तो उसका पुल अप सर्किट से। पुल अप सर्किट यहां इस तरह से होगी कि इसी आईसी के अंदर, ये जो आईसी है उसमें ही एक लाइन लेके इसमें एक पुल अप रजिस्टर लगाया जाएगा ऐसे। ये जो रजिस्टर होगा करीब करीब 14 किलो ओम्स का। कितना होगा? और उसमें एक और रजिस्टर यहां ग्राउंड किया होगा ऐसे 24K का। और ये जो हमारी आईसी से लाइन आउटपुट हो रही है, इसका नाम रहेगा बैट IF। BIF 2.8 वोल्टेज। ये आईसी का नंबर है M9 नंबर की पिन। M9 नंबर की पिन है। वहाँ से एक वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, उसमें एक फिल्टर केब है। ये वोल्टेज यहाँ से इधर आया। कितना वोल्टेज यहाँ आउटपुट होगा? 2.8। यहाँ से वोल्टेज कितना आया? 2.8। जब हम चार्जर लगाएंगे, पावर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ से 2.8 आएगा। वही 2.8 इधर आया। अब 2.8 इधर आया तो इसका R1 रजिस्टर है 14 किलो ओम्स, R2 रजिस्टर 24 किलो ओम्स। R1 रजिस्टर है 14 किलो ओम्स और R2 रजिस्टर है 24 किलो ओम्स। और इनपुट वोल्टेज इसके अंदर दिया गया है 2.8। जब आप डिवाइडर कैलकुलेशन करोगे, जब आप इन दोनों का डिवाइडर करोगे, 2.8 वोल्टेज V इन, R1 14 के, R2 24 के, तब इसका जो VD वोल्टेज है जो इस IC में भी आएगा और यहाँ भी आएगा। मतलब हमने बैटरी नहीं लगाई है, तब यहाँ जो वोल्टेज आएगा ये इसका VD वोल्टेज आएगा, डिवाइडर वोल्टेज। और इसका VD वोल्टेज होगा 1.7 या 1.8 वोल्टेज, जो यहाँ से हमारे IC भी सेंस कर रही है और वो वोल्टेज यहाँ से हमारे बैटरी कनेक्टर तरफ भी आ रहा है। तो हम जब कोई मोबाइल के अंदर बिना बैटरी से चार्ज लगा के यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज मिलेगा? 1.7 या 1.8 वोल्टेज मिलेगा इस सर्किट के मुताबिक। तो ये हो गया हमारे थर्मल सर्किट का प्रॉपर्टी।
तो इस तरह से ही हम थ्योरी में समझे थे क्लास में कि ऐसे होता है, तो इसमें भी यही है। अब दूसरा देखते हैं आईडी। अब जब आईडी लाइन पे आप देखोगे तो यहाँ से आईडी लाइन को आगे लेके जाते हैं और इसके अंदर यहाँ सबसे पहले एक रजिस्टर लगाते हैं। ये रजिस्टर भी यहाँ 5.1K का है। कितने का है? 5.1K। फिर यही 5.1K का रजिस्टर को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ एक मॉसफेट लगाया गया है। इन चैनल है तो ये इसका सोर्स है, ये इसका ड्रेन है और ये इसका गेट है। उसके बाद ये जो मॉसफेट का ड्रेन है वो आगे जाके इसमें एक 0 ohms का रजिस्टर लगाया है। कितने ohms का? 0 ohms का। फिर ये लाइन जा रहा है हमारे प्रोसेसर के अंदर। कहाँ गया? सीपीयू में। और सीपीयू में ये लाइन जो जा रहा है AF 16 नंबर की पिन पे, और ये जो AF 16 नंबर की पिन पे वोल्टेज गया है ये ऑक्सिलरी AUX इन 2 करके लाइन होगा। ऑक्सिलरी इन 2 जो एक बैटरी आईडी लाइन। ये कौन सा लाइन है? बैट आईडी। अब ये मॉसफेट है, उसका गेट है, उस पे एक 10 किलो ohms का रजिस्टर है वो ग्राउंड किया है 10 किलो ohms का। और फिर इसका जो गेट है उसको इनेबल करने के लिए सीपीयू से इसको इनेबल किया है। सीपीयू से P30 नंबर का पिन है वो, जो एक मॉसफेट को इनेबल करने के लिए। और इस सर्किट में इसका एक पुल अप सर्किट भी है। जैसे यहाँ एक रजिस्टर लगाया है 100 किलो ohms का, जो कि VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन है, जो पावर आईसी से आने वाली लाइन है। अब यहाँ जो वोल्टेज है वो किस तरह से आएगा? जब हमारा मोबाइल के अंदर हम पावर की प्रेस करते हैं या फिर बैटरी लगाते हैं तो ये जो 1.8 वोल्टेज की रजिस्टर है 100 किलो ohms का रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर है? 100 किलो ohms का। ये 100 किलो ohms का रजिस्टर, यहाँ एक कैपेसिटर ग्राउंड होगा। ये 100 की का रजिस्टर लगा कि ये वोल्टेज कहाँ चला गया? सीपीयू में। सीपीयू को कितना वोल्टेज गया? 1.8। यही 1.8 आगे जाके इसके अंदर ये हमारे इस रजिस्टर पे आया 0 ohms का रजिस्टर। तो यहाँ कितना आ गया? उस टाइम इस मॉसफेट को ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू यहाँ इसको 1.8 कर देता है। ये कौन सा टाइप का है? एन चैनल। एन चैनल को ऑन करने के लिए यहाँ वोल्टेज हाई करना पड़ता है, तो सीपीयू इस टाइम वोल्टेज इसको हाई करता है, तो ये मॉसफेट अभी ऑन हो जाता है। तो यहाँ जो भी वोल्टेज है यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ये 1.5K का रजिस्टर से ये वोल्टेज इधर कितना आ जाएगा? 1.8 वोल्टेज करीब करीब इसके अंदर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। इसमें यहाँ आ गया 1. और इस लाइन में एक रजिस्टर यहाँ जो है वो ग्राउंड किया जाता है, जो करीब करीब ये रजिस्टर है वो 300K का रजिस्टर होगा। बैटरी आईडी लाइन पे यहाँ एक रजिस्टर ग्राउंड किया जाएगा। कितना होगा? 300K का। बैटरी की आईडी लाइन पे एक रजिस्टर ग्राउंड किया जाएगा 300K। तो 300K के रजिस्टर तक यहाँ कितना वोल्टेज आ गया? 1.8। अब ये रजिस्टर ग्राउंड है तो यहाँ एक डिवाइडर तैयार हो गया। कैसे डिवाइडर हुआ? तो इस तरह से एक डिवाइडर सर्किट हुआ। देखिए यहाँ इसमें इसका Vin कितना है? 1.8। R1 रजिस्टर इसमें लगाया गया है, कितना है? 100 किलो ohms का, जो कि ये रजिस्टर 100 किलो ohms। फिर आगे 0 ohms का है तो उसको नहीं लेते, ये मॉसफेट ऑन है। आगे 5.1K और एक सीरीज में है, यहाँ रजिस्टर है 5.1K। फिर यहाँ रजिस्टर ग्राउंड है, वो कौन सा रजिस्टर है? 300K। और यहाँ बैटरी आईडी लाइन है। तो यहाँ VD कितना मिलेगा?
तो इसका V इन 1.8, R1 105 और R2 300 के करिए। V इन 1.8 वोल्टेज, V इन 1.8 वोल्टेज इस सर्किट का, R1 ये दोनों सीरीज में है इसलिए 105 के आएगा और R2 आएगा 300 के, जो यहां ग्राउंड किया हुआ है। तो कितना आएगा? करीब करीब 1.2 या 3 के करीब करीब वोल्टेज हमें मिलेगा। तो यहां का वोल्टेज बिना बैटरी, जब हम बैटरी नहीं लगाया है तब बैटरी आईडी पे कितना वोल्टेज मिलेगा? यहां मैं लिख देता हूं वी बैट आईडी 1.3 वोल्टेज और बैट थर्मल कितना होगा? 1.7 या 1.1 में उधर उधर हो सकता है, 1.7 या 1.8 या 1.2 या 1.3। देखिए यहां हमने क्या मदरबोर्ड में वोल्टेज चेक किया है? नहीं किया है। थियोरी के अकॉर्डिंग हम ये चलते आ रहे हैं कि यहाँ का वोल्टेज इस तरह से आना चाहिए डिवाइडर के हिसाब से। हमने थर्मल का भी डिवाइडर निकाला तो 1.8 1.7 मिला, और हमारा जो आईडी का है जो सीपीयू में जा रहा है, ये इसका प्रोसेसर है, उसके अंदर प्रोसेसर में भी ये वोल्टेज अंदर जा रहा है। तो ये वोल्टेज बिना बैटरी से कितना आएगा? इधर बैटरी थर्मल पे 1.7 या 8 और आईडी पे 1.2 या 3, इतना वोल्टेज हमें हॉट टेस्टिंग में मिलना चाहिए जब हम टेस्ट करेंगे तब। अब जब हम बैटरी लगाएंगे, जब हम इसके अंदर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के अंदर क्या होता है? थर्मल और आईडी में बैटरी के अंदर क्या होता है? रजिस्टर होता है। बैटरी के अंदर होता है और रजिस्टर होता है। तो जब हम थर्मल की बात करें तो थर्मल के अंदर एक रजिस्टर ग्राउंड होता है, वो एनटीसी रजिस्टर होता है जो करीब करीब 10K का होगा, जो कि एनटीसी है। बैटरी के अंदर जो ग्राउंड वाला रजिस्टर कौन सा होगा? 10K का है, जो कि एनटीसी होगा। और आईडी के ऊपर जो ग्राउंड किया हुआ रजिस्टर है वो फिक्स रजिस्टर है नॉर्मल, जो कि ये 68K होगा। कितना? 68K। आईडी लाइन पे 68K का रजिस्टर है। तो अब हमारा बिना बैटरी से जो यहाँ वोल्टेज आ रहा था 1.8 आ रहा था, अब जब बैटरी लग जाएगी उसके बाद डिवाइडर में चेंजेस हो जाएगा। तो जब बैटरी लग जाएगी तो अब कैसे होगा? मान ली कि थर्मल की बात करें तो थर्मल में पुल अप रजिस्टर 14K है, लेकिन पुल डाउन रजिस्टर कितना हो जाएगा? 10K और 5.1K, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो 10K का रजिस्टर है, ये पीटीसी है। जब हम मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो ये 10K प्रॉपर नहीं बताएगा, ये अपनी वैल्यू को डाउन बताएगा, 8K करीब करीब बताएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अपनी वैल्यू को वो डाउन करता है। तो इस सर्किट का हम R1 ले लेते हैं। पहले इनपुट वोल्टेज 2.8 करिए एक बार डिवाइडर में। इनपुट वोल्टेज 2.8, V इन 2.8, R1 14 किलो ओम्स और R2 पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप फिर डिवाइडर से बाहर निकाल के एक बार पैरेलल सर्किट में जाइए। पैरेलल एक वैल्यू निकालते, सर्किट पैरेलल, रजिस्टर पैरेलल सर्किट था ना, पैरेलल। इसमें दो रजिस्टर को पैरेलल करना है तो दो रजिस्टर, उसमें दो रजिस्टर लगाइए। पैरेलल 2 हो गया। उसमें एक रजिस्टर की वैल्यू लगाइए इसके अंदर 24K, ये वाला 24K, और एक रजिस्टर 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 कितना होगा? 13। तो 13 लगाइए दूसरा रजिस्टर। पैरेलल कितना हुआ दोनों को मिलके? 8.4 हुआ ना। ये R1 इसमें क्या लिया? 24 लिया ना, 24 कितना लिया? हाँ, और R2 आपने कितना लिया? 8 और 5 13 लिया ना। तो कितना हो जाएगा? 8 के करीब करीब हो गया ना अभी। अब फिर से डिवाइडर में आइए। अब डिवाइडर में R1 14 रखेंगे
2.8 वोल्टेज वी इन रखो, वी इन 2.8, R1 की वैल्यू 14 के, R2 की वैल्यू 8 पॉइंट कितना आया था? 8 पॉइंट, हाँ 8.4 कर दीजिए, कोई बात नहीं, तो 1 वोल्टेज के करीब करीब हो जाएगा ना। जब हम बैटरी नहीं लगाया था तो थर्मल पे कितना वोल्टेज आ रहा है, और बैटरी लगने के बाद ये करीब करीब 1 वोल्टेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 वोल्टेज। उसी तरह हम एक बार आईडी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आईडी का कैलकुलेशन करने के लिए 68 के और 300 के, 68 के और 300 के, ये दोनों को आप एक बार पैरेलल करिए, पैरेलल 68 के और 300 के, हाँ, तो करीब करीब 55 आ जाएगा। देखिए कितना आया? 55 ये हुआ, 5 के ये हुआ, बराबर। तो अब इसका डिवाइडर निकालिए, वी इन 1.8 रखिए, उसमें वी इन कितना रखा? 1.8। R1 रजिस्टर रखेंगे 100 किलो ओम्स, R1 रखेंगे 100 किलो ओम्स, और R2 रखेंगे 55, ये दोनों को मिला के हुआ था, और बीच में एक 5 के ये है, तो 60 के रखेंगे, तो कितना आएगा? 0.6। तो बैटरी आईडी पे कितना होगा? बिना बैटरी से 1.3, और बैटरी लगाने के बाद कितना आएगा? अगर इस तरह से आ रहा है तो हमारा डिवाइडर सर्किट ओके हो गया। मतलब वोल्टेज डिवाइडर, जो आईसी को वोल्टेज चाहिए वो उसको हमने दे दिए। ऐसा नहीं है कि पूरी सर्किट ओके हो गई, यहाँ का अगर वोल्टेज आ गया तो उसका मतलब ये डिवाइडर सर्किट ओके है, ये नहीं उसका मतलब कि इसका ये आईसी यहाँ तक ओके है, इसका ये सर्किट ओके हो गया, और यहाँ वोल्टेज आ गया उसका मतलब ये सर्किट ओके हो गया। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीपीयू तक लाइन ओके है। डिवाइडर सर्किट वोल्टेज जो बनाने वाली सर्किट ओके हो गई अगर इस हिसाब से वोल्टेज आया। तो आपको कोई भी सर्किट को 2 टाइप की टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक कूल टेस्ट एंड एक हॉट टेस्ट। इसका हॉट टेस्ट कैसे होना चाहिए? इस तरह से है कि बिना बैटरी से आईडी और थर्मल पे ये वोल्टेज आना चाहिए, और बैटरी लगाने के बाद ये होना चाहिए। ये ओके हो जाने के बाद भी ये मत मानिए कि ये सर्किट ओके है, क्योंकि ये जो वोल्टेज आ गया तो आपका डिवाइडर सर्किट ओके है, वोल्टेज बनाने वाली सर्किट ओके है, सेंसिंग वाली सर्किट अभी भी चेक नहीं हुई है। जो आईसी सेंस करने वाली है वो पिन तक आपने अभी तक चेक नहीं किया। जो वोल्टेज बनाने वाली सर्किट है वो ओके हो गई। तो अब हमें इसको ये देखना है कि आईसी तक लाइन ओके है कि नहीं। तो हमें कौन सा टेस्टिंग करना पड़ेगा? कूल टेस्ट, यानी जीआर। अब बात आती है जीआर की। अब आपने जो 1500-1600 बताया था, देखते हैं कि कितना हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ जीआर की बात करते हैं। जो आपने तुक्का लगाया था वो देखते हैं तुक्के सही होते हैं या गलत होते हैं। सबसे पहले यहाँ बेट ऑन जो लाइन है, यानी हमारा थर्मल लाइन है, उस लाइन पे हम जीआर की बात करते हैं। तो जीआर कैसे कैलकुलेशन करते हैं? मान लीजिए कि इस आईसी की साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो 24K का रजिस्टर जो है ये 20K से ऊपर का है, तो इसका जीआर करीब करीब ऑयल ही रहता है। इसका जीआर क्या रहता है? तो ये वाला रजिस्टर तो यहाँ जीआर लेके आ नहीं सकता है। फिर इसमें यहाँ 24K का रजिस्टर है, इसका जीआर आईसी के जीआर से तो डाउन होता है, मतलब ज़्यादा होता है। तो आईसी का जीआर हमें यहाँ ये जो आईसी है उसके अंदर से करीब करीब मान के चलते हैं कि 500-600 का जीआर ले लेते हैं। चलो 500 का ले लेते। यहाँ अगर 500 का जीआर आईसी के अंदर से आ रहा है, अंदर से 500 का जीआर आईसी से अंदर से आ रहा है, तो इसका जीआर जो होता है 5K का जो रजिस्टर बीच में लगाया जाता है, तो 5K का रजिस्टर करीब करीब 1800 से 2000 का जीआर 5K का होता है। तो इसका 1800 ये काउंट करे और इसको 500 ले ले तो कितना होगा? 2300। और अगर इसको 2000 ले लीजिए और इसको 500 ले लीजिए तो कितना होगा? तो 2300 से 2500 के करीब करीब आपका यहाँ का जीआर होना चाहिए। किधर? बैटरी
बैटरी थर्मल लाइन पे कितना, बैटरी थर्मल का जो जी आर होना चाहिए, ये थर्मल का जी आर ये करीब करीब 2200 से 2500 कर देते हैं, 22 से 25 का जी आर बराबर। अब हम यहां देखते हैं कहाँ, बेट आईडी पे। अब बेट आईडी पे जीआर, यहां तो 300 के का रजिस्टर ग्राउंड है, ये तो इतना जीआर लेके नहीं आ सकता, 300 के है। तो अब इधर आइए, तो इधर से यहां अगर ये आईसी का सीपीयू का जीआर 500 का है, देखिए ये 100 किलो का रजिस्टर भी जीआर लेके नहीं आएगा, तो जो जीआर आएगा ये आईसी वाला आएगा। मान लीजिए कि आईसी का जीआर 500 है, आईसी का जीआर 500 होता है, तो 0 ohms का रजिस्टर के बाद कितना आता है, 500 आता है। तो फिर 500 के बाद आप जब जीआर चेक कर रहे हैं ना, तो ये ऑन हो जाता है, मॉसफेट क्या होता है, ऑन होता है। तो मॉसफेट एज ए जॉइंट हो जाता है। क्यों जॉइंट होता है, क्योंकि जीआर चेक करने के टाइम आपका मल्टीमीटर का रेड प्रोब कहां होता है, मल्टीमीटर का रेड प्रोब कहां रखते हैं आप, ग्राउंड। तो ग्राउंड रखा उसका मतलब आपने इधर रखा, और ग्राउंड रखा उसका मतलब इसका गेट है, उसको ग्राउंड मिल गया। मतलब ये मीटर के रेड प्रोब है ना, रेड प्रोब मीटर का, वो हम ग्राउंड याद करें। मीटर की डायोड रेंज जब मैंने समझाया था कि जब मीटर का डायोड रेंज होता है, डायोड मोड में रखते हैं, तब मीटर के रेड प्रोब पे कितना वोल्टेज आता है, 3 वोल्टेज, कितना, 3 वोल्टेज आता है। अगर हमने यहां 3 वोल्टेज रखा, तो ये 3 वोल्टेज किसको मिल गया, इसके गेट पे, इसके गेट पे मिल गया। अब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज मिला, एन चैनल है, मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद ये मॉसफेट का जीआर अभी कोई भी नहीं होगा, जितना इधर उधर होगा उतना ही इधर होगा। तो सीपीयू वाला जीआर जो होता है ये करीब करीब 800, 600 से 800 का जीआर होता है। तो सीपीयू का जीआर 800 है, और इसने ये जीआर को पूरा पास कर दिया है, क्योंकि आप रेड प्रोब से चेक कर रहे हैं, ग्राउंड रखा है रेड प्रोब, तो ये मॉसफेट ऑन हुआ है। तो यहाँ 800 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, 800। तो ये 800 के बाद इसका 1800 जीआर फिर ऐड हो जाएगा। 5.1 के का 1800 का जीआर ऐड करें, 800 प्लस 1800 तो कितना होगा, 2600। और अगर 2000 का जीआर इसका काउंट करें तो कितना होगा, 800 और 2000 2800। तो कितने से कितना आएगा आईडी पे, 2600 से 28 के बीच में, इतना जीआर इसका आना चाहिए, इतना जीआर इधर इसका होना चाहिए। अब हम एक बार बैटरी पे ये सर्किट को काउंट करते देखते हुए देखते हैं कि हमारा सर्किट है वो सही है या नहीं है। तो एक बार उसके बोर्ड से उसकी सर्किट को बाहर निकाल लीजिए, और हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या है। अब देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, ये क्या है, बैटरी कनेक्टर। थोड़ा ऊपर से कैमरा से क्लीन करो उसको, थोड़ा घुमाओ, बस 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 बस। अब देखिए बैटरी कनेक्टर पे आपको वहां क्लीन दिखाई दे रहा है। अब ये बैटरी कनेक्टर में ग्राउंड पॉइंट कौन सा है एक बार तय कर लेते हैं। मीटर को डायोड मोड में सेट करना है, मीटर को डायोड मोड में सेट करना है। अब हम एक बार इन दोनों में से एक मीटर का प्रोब ग्राउंड कर दीजिए। एक ग्राउंड रखा है, तो यहां रीडिंग है, और इधर इधर इस साइड ये ग्राउंड है ना, तो ये पॉजिटिव लाइन हुआ ना, फॉरवर्ड बायस जीआर आप चेक कर रहे हैं ना। अभी मीटर का कौन सा प्रोब ग्राउंड किया है, अब रेड प्रोब ग्राउंड कर दीजिए। थर्मल और आईडी का जीआर हमेशा रिवर्स बायस चेक करना है। अब ये जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन है ये वाला, तो उसके पॉजिटिव वाला का जीआर बैटरी का कितना आ रहा है, 525। अब देखिए पॉजिटिव के बाजू में जो लाइन है ये इसका थर्मल है, तो थर्मल का जीआर देखिए कितना है, 2500। हमने कितना बोला था, नहीं थर्मल का इतना नहीं बोला था, 2200 से, तो कितना आ रहा है, 2500। तो ये जीआर के अकॉर्डिंग है, हमारी आईसी तक ये लाइन ओके है,
अब हमारे बाजू वाला पिन जो है वो आईडी है, आईडी का जीआर चेक करें कितना आ रहा है। तो हमने कितना काउंट किया था 2600 से, तो ये जीआर भी क्या है, सही है। अब मैं वो एक बार सब रजिस्टर का दर्शन करवा देता हूँ, जो मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ आईडी और थर्मल का सब रजिस्टर है वो। तो एक बार ये जो बोर्ड है उसको इसका जूम आउट कर दीजिए थोड़ा, जूम आउट, हाँ हो गया ना फाइल में जी। अब आप एक बार इस इधर लेके आए इधर, हाँ लेके आए नीचे जी जी, और लेके आए, और लेके आए जी, और इसके अंदर ऐसे करिए और नीचे नीचे, ये पावर आईसी लेके आए इसे सामने, वो लेके आए पावर आईसी, बस ये ऊपर नीचे करिए और करिए नीचे और नीचे और नीचे जी, बस। तो देखिए यहाँ जो ये रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो ग्राउंड वाला रजिस्टर है 24K का, लेकिन यहाँ जो वो रजिस्टर दिखाई दे रहा है ये रजिस्टर हमारा 15 या 14K का जो रजिस्टर होता है वो है। एक बार ये दोनों रजिस्टर चेक कर लेते हैं। पहले ये ऊपर वाला जो रजिस्टर है उसको चेक करते हैं, किलो ओम्स में ऊपर वाला रजिस्टर जो ये 15K का है ना, चेक करिए, कोई बात नहीं, ये चेक कर लीजिए। देखिए 14.6 किलो है उसकी वैल्यू बता रहा है। अब हम एक बार ऊपर वाला रजिस्टर चेक कर लेते हैं। ये थर्मल के दोनों रजिस्टर है, ये ग्राउंड वाला, ये इसका पुलअप, ये रजिस्टर हमें करीब करीब 23.5 यानी 24K के करीब करीब ये बता रहा है। तो ये दोनों रजिस्टर थर्मल के सही है। अब हम एक बार उसका वो रजिस्टर चेक करते हैं जो 5.1K का रजिस्टर है। तो ये हम बोर्ड को पलटाना पड़ेगा, उसका जो चार्जर सेक्शन है उस साइड होगा जी। देखिए इसमें दो चार्जर आईसी है, एक ये BQ टाइप का SGM आईसी है और एक खुद का MTK का अपना MT6371 आईसी है। तो वो जो फास्ट चार्जर आईसी के लिए ये आईसी काम करती है। उसमें ये जो रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर, ये एक बैटरी का आईडी का है, एक बैटरी थर्मल है। तो जीआर से हमें पता चल जाएगा कि कौन आईडी है कौन थर्मल है। एक बार ये बड़े बड़े रजिस्टर है, दोनों का जीआर चेक कर लेते हैं। मीटर का रिवर्स बायस जीआर, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से चेक करना है। यहाँ पहले चेक करिए ये वाला रजिस्टर पे, ये रजिस्टर का इस साइड वाला जीआर है 800 वाला, उस साइड चेक करिए एक बार, उसी रजिस्टर के उस साइड। तो 2600 का जीआर किसका था, आईडी का था। अब ये चेक करिए, ये वाला रजिस्टर, हाँ ये थर्मल की साइड यानी आईसी की है, ये 2500 का जीआर है। तो ये रजिस्टर के उस साइड चेक करिए, ये है 500। तो 500 आईसी वाला मतलब ये हमारी पावर आईसी वाला, ये थर्मल लाइन का रजिस्टर है और ये बैटरी, ये दोनों 5.1K का है। एक बार दोनों रजिस्टर को ओम्स रेंज में चेक करिए। ये ओम्स रेंज कितना बता रहा है, 5.1। बाजू वाला ये भी 5.1। जबकि वो जो आईडी पे मॉसपेट है वो प्रोसेसर के बाजू में है। एक बार यहाँ प्रोसेसर सामने रखिए, मॉसपेट देखते हैं। देखिए ये थोड़ा ऊपर करिए, ये जो मॉसपेट है वो है, ये मॉसपेट का एक रजिस्टर इधर है, ये इसका रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है वो ग्राउंड वाला है, यानी ये इसका गेट है। और ये 0 ohms का रजिस्टर है, यानी ये इसका ड्रेन है। ये रजिस्टर 0 ohms का, ये 10 किलो ohms का। एक बार ये रजिस्टर को चेक करिए, 10 किए, कितना आ रहा है 0.9084 मतलब 10 के। और ये रजिस्टर है वो 0 ohms का है। ये वाला जो रजिस्टर है वो कितने ohms का है, 0 ohms का। आईडी लाइन पे है, जो आईडी लाइन पे अभी हमने ड्रॉ किया था ना वो
जो मैं अभी आपको जो बता रहा हूं वो ये रजिस्टर की बात कर रहा हूं। हमने अभी 0 ohms का और जो एक रजिस्टर चेक किया था ना, ये वाला, ये 10K का रजिस्टर ये है और 0 ohms का रजिस्टर ये वाला है। जबकि इसका जो 100K का रजिस्टर है, ये 100 किलो ohms का, ये भी एक बार देख लेते हैं जो उसका पुल अप रजिस्टर है। ये आप इधर रखिए, हाँ इधर ऊपर थोड़ा आने दीजिए अभी और, जी जी बस, जी जी। ये जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, इसको चेक करिए जी। कितना 111 110 बता रहा है, बोर्ड में लगा हुआ है ये, तो वो रजिस्टर है। अब हम एक बार यहाँ हमारा कुल टेस्टिंग, हमने दोनों जीआर चेक किया था। कुल टेस्टिंग के मुताबिक हमारी सर्किट का जीआर ओके था, लेकिन कुल टेस्टिंग ओके होने के बाद भी पूरा सर्किट ओके नहीं माना जाता है। एक बार हमें उसी सर्किट पे क्या करना चाहिए, हॉट टेस्ट, यानी वोल्टेज उसका मिल रहा है कि नहीं। हॉट टेस्टिंग में हमने सर्किट के ऊपर क्या बात किया था हॉट टेस्टिंग में, कि बिना बैटरी से आईडी पे 1.3 और बैटरी थर्मल पे 1.8 आना चाहिए, और जब हम बैटरी लगा देंगे उसके बाद एक में 0.6 होना चाहिए जो आईडी है, और उसका थर्मल है वहाँ करीब करीब 1 वोल्टेज होना चाहिए। तो एक बार हम बैटरी के बिना चार्ज लगा के एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर बाद में बैटरी लगा के चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज ओके हो गया तो उसका मतलब कि कुल टेस्ट भी ओके, हॉट टेस्ट भी ओके, उसका मतलब थर्मल और आईडी लाइन हमारा ओके है, उस पर डाउट नहीं करना है। तो एक बार हम इसका टेस्टिंग करते हैं, वोल्टेज टेस्टिंग। तो इसके लिए फिर से उसकी बॉडी से उस मदरबोर्ड को हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में सेट करना है। ये वोल्टेज रेंज में सेट किया है। अब बैटरी नहीं लगाना है, खाली चार्ज लगाना। लगा दिया चार्जर, देखिए अभी चार्जर लगा दिया है। अब इसके अंदर ये वो पॉजिटिव पॉइंट ये है ना, तो ये इसका थर्मल है। थर्मल पे वोल्टेज चेक करिए कितना आ रहा है, 1.7, तो सही है ना, 1.7। उसके बाद उसके बाजू में ये पॉइंट है आईडी पे कितना आ रहा है, 1.2 करीब करीब आ रहा है ना। और ये स्विच हो रहा है, देखिए ये आया, अब चला जाएगा, ये गया, फिर आएगा, आया 1.2 फिर गया। वो क्यों, बीच में वो मॉसफेट है ना, वो बैटरी नहीं है, इसलिए वो मॉसफेट ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब सीपीयू उसको चालू बंद कर रहा है। जब बैटरी लग जाएगी तो उसको स्टेबल कर देगा, मतलब उस मॉसफेट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो हमारे हॉट टेस्टिंग के मुताबिक हमारा वोल्टेज दोनों सही आ रहा है। उसका मतलब ये है कि कुल टेस्ट भी ओके है और हॉट टेस्ट भी ओके है। एक बार बैटरी लगा के, एक बार हम क्या करेंगे, बैटरी लगा के यहाँ की वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज सही है कि नहीं, क्योंकि ये बिना बैटरी से वोल्टेज आ गया। अब बैटरी लगा के डिवाइडर भी हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका बैटरी लगा के वोल्टेज चेक करते हैं। और बैटरी लगा के वोल्टेज चेक करने के लिए हम इस तरह से बैटरी को रिमूव कर देते हैं। ऐसे करके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ऐसे रखिए। वो जो बड़े रजिस्टर थे ना, थर्मल और आईडी का, चार्जर आईसी के नीचे, इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि उसका कोई टेस्टिंग पॉइंट है नहीं बाहर, तो कंपलसरी हमें वहीं चेक करना पड़ेगा। तो चार्जर आईसी थोड़ा क्लीन करिए उधर। आपका वहाँ क्लीन हो गया, आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। आपको उधर क्लीन दिखाई दे रहा है, एक आपका देख लीजिए जी। कौन सा रजिस्टर था वो, चार्जर आईसी के, ये दो था ना, एक ये रजिस्टर और ये एक रजिस्टर। इस पे चार्ज लगा दिए, चार्ज लगा दीजिए। चार्ज लगाने के बाद थर्मल पे कितना आना चाहिए, 1 वोल्टेज के करीब करीब, और आईडी पे
6 वोल्टेज के करीब करीब। अब एक प्रोब को ग्राउंड करके एक रजिस्टर पे कोई भी पे चेक करिए। बैटरी निकल गया, बैटरी निकल गया। चार्ज लगा दिया। देखिए चार्ज लगा हुआ है, यहाँ 0.7 करंट कंज्यूम कर रहा है, इसलिए चार्ज लगा हुआ है। अब एक ये रजिस्टर पे चेक करिए पहले, देखिए ग्राउंड टच ना हो जाए। थोड़ा यहाँ नीचे करिए बोर्ड को, ऐसे बोर्ड को नीचे करिए बस, थोड़ा ऐसे करिए। हाँ हो गया, दोनों दिखता है। चेक करिए अभी कोई भी एक रजिस्टर पे चेक, हाँ उधर चेक कर लीजिए। यहाँ 0 पॉइंट कितना आ रहा है फिर से, यहाँ देखिए 0 मतलब 611 मिली वोल्टेज है। 611 मतलब 0.6 हुआ ना, ये आईडी हुआ ना, ये लाइन क्या हो गया, आईडी हो गया। तो वो उसमें वो बाजू वाला ऊपर वाला रजिस्टर पे ये इसका थर्मल है। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 1 वोल्टेज 1.04 मतलब 1 वोल्टेज। तो कूल टेस्टिंग भी ओके और हॉट टेस्टिंग भी ओके। उसका मतलब अब एक मिनट ले लीजिए, अब क्या हो गया देखिए, हमारा जो ड्राइंग के मुताबिक यहाँ हमने कूल टेस्टिंग किया और जो जीआर हमें मिला था, ये जीआर करीब करीब 2200-2500 के बीच में मिला था। उसका मतलब बेट ऑन से ये सर्किट हमारी ओके हो गई, मतलब जीआर आने से ये वाला सर्किट ओके हो गया, ये वाला। और उसके बाद हॉट टेस्टिंग होने से यानी वोल्टेज आने से ये वाला सर्किट ओके हो गया। तो उसका मतलब कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्टिंग से पूरा सर्किट ओके हो गया। उसी तरह यहाँ जीआर आने से ये वाला सर्किट है वो ओके हो गया, और वोल्टेज आने से ये वाला सर्किट ओके हो गया। उसका मतलब आईसी से ये लाइन कनेक्ट भी है और पुल अप से भी ये कनेक्ट है। तो यहाँ हम थर्मल और आईडी पे डाउट नहीं कर सकते। इस तरह से थर्मल और आईडी प्रॉपर चेक किया जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मल और आईडी सर्किट में कैसे है, बाद में आप उसका टेस्टिंग करके ही तय कर सकते हैं कि थर्मल और आईडी ओके है। अब हम इसी मोबाइल के अंदर, अब प्रॉब्लम ये 2 लाइन का तो है नहीं, ये 2 लाइन तो ओके हो गई। अब क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारा बैटरी सेंसिंग से ही है, मतलब कि बैटरी का आईडी, बैटरी थर्मल, और क्या हो सकता है बैटरी का, बैटरी आईडी थर्मल तो ओके है, और क्या हो सकता है, बैटरी सेंस, क्या हो सकता है, बैटरी सेंसिंग लाइन। अब एमटी के बेस पे हमारा बैटरी सेंसिंग लाइन जो होता है, ये इसका हमारा पावर आईसी के साथ होता है। तो वीबेट लाइन होती है, ये वीबेट, उसी वीबेट लाइन को आगे इस आईसी की L13 नंबर की पिन पे दिया है। यहां लिखा है बेट सेंस, क्या लिखा है, बेट सेंस, और उस लाइन के ऊपर एक केप यहां ग्राउंड बताया है। जो अगर ये बेट सेंस लाइन इसको ओपन हो जाए तो भी मोबाइल के अंदर सेम यही फॉल्ट होता है। तो बेट सेंस लाइन आईसी की L13 नंबर की पिन पे जो जाएगा वो कहां से जाएगा, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लाइन से जाएगा। यही चीज फ्यूल गेज हमारा जो करंट सेंस CS माइनस और CS प्लस, CSP और CSM, ये दोनों लाइन B कहाँ जाती है, पावर आईसी में। तो एक बार हमारा बिट मैप ओपन करके यहाँ क्लिक करेंगे और ये लाइन हमारी पावर आईसी की L13 नंबर की पिन पे जा रहा है कि नहीं वो देखते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं, उसमें केप ग्राउंड किया है तो हमारा बिट मैप एक बार ओपन करके देखते हैं बैटरी कनेक्टर से कहाँ लाइन जाती है, पावर आईसी में।
तो देखिए ये हमारा बोर्नियो है, उसके बीट मैप में बैटरी कनेक्टर की इधर ये है ना, बैटरी का ये प्लस था या ये प्लस था, ये वाला प्लस था। इधर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे जाते हुए ये पावर आईसी में आ रही है और वहाँ एक केप है वो ग्राउंड किया है। तो इस लाइन को थोड़ा जूम करके देखते हैं कि देखिए ये पिन पे आ रहा है, ये पिन कौन सा है, एक बार हम थोड़ा और जूम करेंगे। कौन सा पिन है, L13 वीबेट। और उसी लाइन पे आगे जाके यहाँ एक लाइन में एक कंपोनेंट ग्राउंड किया हुआ है, ये है ना, ये वाला कंपोनेंट। तो इसमें हम एक बार पावर आईसी सामने रखिए, ये पावर आईसी है और ये इसका पीएम है। इस पावर आईसी के ये आपने उल्टा रखा है, क्रिस्टल ऊपर है, इसका ऊपर रखिए क्रिस्टल। ये क्रिस्टल को जैसे यहाँ क्रिस्टल है वैसे ऐसे बोर्ड रखना है। ये भाग इधर आना चाहिए ऊपर, ऐसे, हाँ सीधा करिए जी। अब थोड़ा इधर रखिए जी। ये पावर आईसी है, ये पावर आईसी है। यहाँ जो 3-4 केप दिखता है, रजिस्टर कुछ दिखता है, ये है। और ये जो हमारा यहाँ जो खड्डा जिसा यहाँ है ना, ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, उसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं। वो कंपोनेंट कौन सा है, बैटरी सेंसिंग लाइन का है। तो इसको थोड़ा क्लीन करिए। देखिए यहाँ वो कैपेसिटर है, वो वाटर डैमेज की वजह से वो सड़ गया है। यहाँ का लाइन जो है ये वाटर डैमेज की वजह से ये सड़ गया है। ये किस तरह से होना चाहिए, देखिए ये होना चाहिए कुछ इस तरह से, ऐसे होना चाहिए। ये जो है ना इस तरह से होना चाहिए और हो गया है कुछ ऐसे। देखिए तो इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका जो ये लाइन है, ये केप यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ से आ रहा है वीबेट लाइन, फिर यहाँ से ये जा रहा है सेंसिंग का कौन सा पिन था, L13 पे। तो ये लाइन यहाँ से निकल गया है। तो हमें अब क्या करना है कि यहाँ बैटरी का वोल्टेज उसको मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से लाइन आ रही है ना ये। तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज इसके अंदर कंटिन्यू आनी चाहिए। तो हम एक बार वो चेक करते हैं कि यहाँ बैटरी की लाइन की कंटिन्यू आ रही है कि नहीं। तो हम थोड़ा उसको जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट ही है ना। अब देखिए एक बैटरी के पॉजिटिव कांटेक्ट पे रखिए और इसको पहले थोड़ा इसको ब्लेड से या क्लीन कर दीजिए, खरोच लीजिए। एक मिनट, यहाँ देखिए ये लाइन पूरा जल ही गया है। तो एक यहाँ इस टीपी पे और एक इस टीपी पे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ आप देखिए इधर
आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। एक इसको खरोच लीजिए और इसको खरोच लीजिए, ये दोनों, ये तो सड़ गया है लाइन, तो इस तरह से करिए। एक ये पाइप, ये जो पॉइंट, ये और ये एक पॉइंट, इसको थोड़ा खींच लीजिए। जी, अब मीटर में ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए ना। देखिए इसका बोर्नियो इमेज में देखिए, ये दोनों लाइन क्या एक ही है ना, ये दोनों एक ही है। तो ये अंदर से लाइन टूट गई है बीच में से, तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। एक बार कंटिन्यूटी दोनों मीटर के ऊपर चेक करिए तो। हाँ, एक पॉइंट उधर और एक पॉइंट इधर, तो देखिए कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी टी एस आवाज आना चाहिए ना, है नहीं है, उसका मतलब ये लाइन दोनों ओपन है। तो यहाँ वीबेट का लाइन है और ये लाइन यहाँ से कहाँ जा रहा है, आईसी में जा रहा है। तो आईसी को क्या नहीं मिल रहा है, बेट सेंस लाइन नहीं मिल रही है। इसमें जो प्रॉब्लम है बैटरी सेंसिंग लाइन, मतलब कि इसका आईडी थर्मल लाइन ओके है, इसका ये दोनों लाइन ओके है, ये लाइन है वो उसको नहीं मिल रही है, ये लाइन यहाँ से टूट गई है यहाँ से। तो जब मेरे पास केस आया था तो सबसे पहले मैंने आईडी और थर्मल पे चेक किया, आईडी और थर्मल जीआर ओके था। उसके बाद मैंने सेंसिंग चेक करने की कोशिश की तो सामने ये आया। उसके बाद सोचा कि अभी इसको रिपेयर नहीं करना है, आपके सामने ही ऐसे चेक करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या क्या जवाबदार होता है, सर्किट का जीआर क्या होता है, तो कैसे ओके माने। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक माइक्रो जंपर से दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों लाइन को एक जंपर कर देते हैं। एक जंपर कर दीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब देखिए हमने अभी ये जो लाइन ओपन थी अभी जंपर कर दिया है। अब ये यहाँ वोल्टेज आ गया है कि नहीं, तो बैटरी लगा के एक बार यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इस लाइन पे वोल्टेज बैटरी का आना चाहिए ना, बैटरी का। तो आप मदरबोर्ड को उसकी बोर्ड से फिट कर दीजिए। अब हम एक बार इसका वोल्टेज चेक करते हैं, मीटर की वोल्टेज रेंज में सेट कर देते हैं। बैटरी लगाना है। यहाँ सामने वो पावर आईसी वाला जंपर रखिए जी, इधर वोल्टेज चेक करना है। बैटरी लगा हुआ है ना जी, चेक करिए दूसरी जगह टच ना हो जाए जी। 4.2 वोल्टेज आ रहा है, तो अभी ये लाइन आ रही। अब हम एक बार चेक करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर कि हमारा जो इश्यू था वो क्या कंडीशन है इसमें। देखिए ये चार्ज लगाया अभी 0.7, ये डायरेक्ट रियल में आ गया। देखिए पहले क्या आ रहा था, बैटरी का लोगो आ रहा था, ये रियल मी लिख के नहीं आ रहा था। उसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। और अब देखिए ये 1.9 एम्पियर पे करंट कंज्यूम हो गया, मतलब पहले 0.71 एम्पियर पे था और ये सेकंड रियल मी लोगो, ये 2 एम्पियर पे अभी चार्जिंग होने लगा। और देखिए ये मोबाइल है, ये ऑन हो गया। तो कुछ मोबाइल है रियलमी के जो डायरेक्ट चार्ज लगाने के बाद क्या होता है, ऑन ही होता है, वो स्विच ऑफ में चार्जिंग नहीं करता है, सीधा क्या होता है, ये ऑन ही होता है। तो अभी देखिए ये 1.3 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है। तो इस तरह से है कि मोबाइल के अंदर जो सेंसिंग लाइन ओपन होने की वजह से पहले ये मोबाइल में पावर की प्रेस करने से भी ये लोगो आता था, ऐसे लोगो आता था, इस तरह से है। एक बार पावर की प्रेस करके मोबाइल ऑन होता है कि क्या है, देखिए एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। यहाँ ये हो गया। उसका मतलब ये था कि जो प्रॉब्लम था
वो वही सेंसिंग लाइन का था। सेंसिंग लाइन कभी कभी हमारे मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आने से फर्स्ट लोगों पे बंद हो जाना, इस तरह से ऑन ही नहीं होना, बैटरी एम्प्टी लोगों आके बंद हो जाना, तो ऐसे प्रॉब्लम है वो हमारे मोबाइलों के अंदर जनरेट होते हैं। यही प्रॉब्लम जो था इसमें, ये कहीं बार बैटरी थर्मल और आईडी लाइन का भी होता है। तो आपको पहले बैटरी थर्मल और आईडी को चेक करना है, उसका जीआर अगर सर्किट का बेस आपको पता है ओके है, कूल टेस्ट हॉट टेस्ट। देखिए कोई भी थर्मल और आईडी जब दो लाइनों से मिलके बना हुआ हो, इस मोबाइल के अंदर थर्मल और आईडी दोनों दो लाइन से मिला हुआ है। यहाँ इसको इस आईसी की पिन से वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, ये सेंसिंग मतलब दो पिन से कनेक्ट है, ये भी VIO से कनेक्ट है और आईसी से। तो दो पिन से एक पुल अप वाली लाइन और एक सेंसिंग लाइन, तब खाली जीआर से काम बनने वाला नहीं है, आपको हॉट टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। और हॉट टेस्टिंग से भी काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कूल टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जब तक आप सर्किट को गहराई में जानोगे नहीं, तब तक ऐसी छोटी छोटी जो मेजर प्रॉब्लम होती है उसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसके अंदर आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको जिस तरह से थ्योरी जैसे बताया वैसा ही इसके अंदर प्रैक्टिकल में वोल्टेज आया, कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ थी कि उसमें चीज़ें अलग थी। तो कहने का मतलब कि जितना बैकग्राउंड किसी चीज़ का जानोगे उतना ही आपका सर्किट है वो रिपेयर करने में इजी हो जाएगा। तो आज के इस केस स्टडी में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई एक नेक्स्ट और केस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार इसके लिए क्लैंप हो जाए जो इसने हिम्मत की है।